हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा प्रैक्टिस सेट है टू का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है। बिना किसी देरी के हम फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो अब प्रैक्टिस फर्स्ट जो है हमने 15 अगस्त को सुबह 7 AM आपकी क्लास स्टार्ट हो गई थी। अभी आपकी सेकंड क्लास है प्रैक्टिस 2 की, ठीक है। ये आपका यूपी टेट और सी टेट दोनों के लिए ही बेनिफिट रहेंगे ये क्वेश्चन जो रहेंगे आपके CDP के पेपर फर्स्ट के लिए। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन इज कि निम्न में से कौन सा सही रूप से मेल खाता है। फर्स्ट आता है आपका ऑप्शन इसके अंदर वाइगॉत्स्की का आता है सामाजिक विकास सिद्धांत। सेकंड आता है आपका नैतिक विकास स्कीनर। थर्ड आता है आपका कोहलर प्रयास त्रुटि सिद्धांत, ये प्रयास है यहाँ पे। और आपका डी ऑप्शन आता है पावलोव का सूझबूझ का सिद्धांत, ठीक है। किसका आता है? पावलोव का सूझबूझ का सिद्धांत। तो क्वेश्चन में ध्यान देना, क्वेश्चन में है आपका सही रूप हमें जो है देखना है, सही मिलान हमें इसके अंदर देखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो गैस करो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। आपने पढ़ रखा होगा पहले कि अगर आपने थ्योरी क्लास ली होगी तो उसके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट बता सकते हैं कि इसका फर्स्ट आंसर जो है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर इसका होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन कि जो वाइगॉत्स्की हैं उन्होंने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है। सबसे पहले तो अगर हम यहाँ बात करते हैं वाइगॉत्स्की के बारे में बात करते हैं। वाइगॉत्स्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। अब हमें पता होना चाहिए कि जो वाइगॉत्स्की हैं ये हैं कौन, ठीक है। तो जो वाइगॉत्स्की हैं ये एक मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे ये एक मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। कौन थे? ये एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया था सांस्कृतिक और जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। आपको यहाँ ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? वाइगॉत्स्की ने दिया। लेकिन अगर इसकी जगह यहाँ पे आ जाता आपका सांस्कृतिक, क्या आ जाता? सांस्कृतिक, ठीक है। तो इसमें भी करेक्ट आंसर आपका क्या होता? वाइगॉत्स्की होता कि वाइगॉत्स्की ने सांस्कृतिक और आपका सामाजिक, आपका जो सामाजिक है, सामाजिक ये विकास का इन्होंने सिद्धांत दिया था इन्होंने, ठीक है। और इस कारण से इनको, जो वाइगॉत्स्की हैं, इस कारण से इनको सांस्कृतिक ऐतिहासिक, ठीक है, क्या है? ऐतिहासिक मनोविज्ञान भी कहा जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान किसको कहा जाता है? तो वाइगॉत्स्की हैं जिनको कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो आपके ले वाइगॉत्स्की हैं, इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था आपका, ले वाइगॉत्स्की का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 19 नवंबर को हुआ था, ठीक है। 1896 में हुआ था, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? और वाइगॉत्स्की का मानना था सामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार बारे में कि बच्चे जो हैं वो दूसरों के साथ बातचीत करके, विशेष रूप से अधिकतर जानकार व्यक्ति जिसको हम बोलते हैं MKO के साथ सीखते हैं, ठीक है। कि जो वाइगॉत्स्की का मानना क्या था कि जो बच्चा है, कोई भी बच्चा है, वो दूसरों के साथ बातचीत करेगा या फिर विशेष रूप से अधिक जानकार जो व्यक्ति होता है उनके साथ सीखते हैं। और यहीं अगर हम सांस्कृतिक की बात करते हैं, किसकी करते हैं? सांस्कृतिक की बात करते हैं, तो वाइगॉत्स्की ने कहा था, या इनका मत है कि जो संस्कृति है जिसमें क्या होते हैं?
इसमें क्या होते हैं, मूल्य होते हैं, इसमें क्या होता है, हमारा विश्वास होता है, और जो उपकरण होते हैं ये सभी क्या होते हैं, शामिल होते हैं। और बच्चों के सीखने और सोचने के तरीके को क्या करती है, आकार देती है, जो हमारी क्या होती है, संस्कृति होती है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है आपका इसी में ZPD। ठीक है, ZPD जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपका, जिसको हम बोलते हैं समीपस्थ। ये आगे क्वेश्चन आएगा इस तरीके का, मैं बताऊंगी उसमें, लेकिन यहाँ पे वाइगोत्स्की की बात हो रही है तो हम वाइगोत्स्की ने से रिलेटेड जो है कुछ बातें उन पे चर्चा कर लेते हैं कि ZPD जो है इसको हम बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, ये अवधारणा जो है, ये अवधारणा भी किसने दी है, वाइगोत्स्की ने ही ये दी है। वाइगोत्स्की के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वाइगोत्स्की ने ही ZPD की क्या है, अवधारणा दी है। और ZPD में क्या होता है कि एक बच्चे का जो सीखना होता है, ठीक है, एक बच्चे के सीखने और उसका जो संज्ञानात्मक विकास के बीच का जो संबंध है, इसका वर्णन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है कि बच्चे तब सबसे अच्छा सीखते हैं जब वे अधिक जानकार व्यक्ति जैसे अपने माता पिता, अपने शिक्षक के साथ बातचीत करते हैं। ओके, तो क्लियर हो गया आपको ये वाला। और ये 3 ऑप्शन जो हैं, ये 3 ऑप्शन आपके गलत हैं, क्योंकि नैतिक विकास का जो सिद्धांत है ये आपका किसने दिया था, ये दिया था कोहलबर्ग ने दिया था आपका। ठीक है, और आपका यहाँ पे आता है कोहलर ने आपका कौन सा सिद्धांत दिया था, प्रयास और त्रुटि का नहीं दिया था इन्होंने। कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, इन्होंने दिया था इनसाइड थ्योरी, जिसको हम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, और यहीं आती है पावलोव की बात। तो पावलोव ने हमारा सिद्धांत दिया था, पावलोव का जो सिद्धांत था, इन्होंने जो पावलोव हैं इन्होंने दिया था आपका सक्रिय अनुबंधन का। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से तीनों ऑप्शन जो हैं आपके गलत होते हैं और करेक्ट ऑप्शन होता है आपका वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था आपका। क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन आपको, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखना। सेकंड क्वेश्चन आता है आपका, यही हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है कि यदि कोई बालक, सेकंड क्वेश्चन क्या आता है कि यदि कोई बालक बार बार त्रुटि कर रहा है तो पाठ के समय तब शिक्षक को क्या करना चाहिए। मीन्स कोई बच्चा है वो क्या कर रहा है, वो बार बार करता है त्रुटि, किस समय, तब वो पाठ का समय होता है, तो एक जो टीचर है उसको क्या करना चाहिए। जिसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन आता है छात्र को स्कूल से निकाल देना चाहिए। तो रोंग, स्कूल से तो भाई निकालना नहीं चाहिए। अब ये थोड़ी ना है कि कोई भी बालक जो है बार बार त्रुटि कर रहा है तो उसको स्कूल से निकाल दो, तो ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ इसका। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आता है आपका कि गलत छात्र को पहचाने, उनके बारे में उनके अभिभावक से बात करें। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये भी करेक्ट नहीं है। ये थोड़ी ना है कि हमें गलत छात्र को पहचानना है और उसके अभिभावक से बात करें। बार बार त्रुटि कर रहा है पाठ के समय, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद सी ऑप्शन आता है कि बैठने की व्यवस्था, कार्य, समय सारणी में परिवर्तन करें। यस, ये हो सकता है, लेकिन 4 ऑप्शन देखते हैं एक बार कि कुछ समय के लिए सब छोड़े दें या फिर मतलब छोड़ दें। ठीक है, तो कुछ समय के लिए हम अगर सब कुछ छोड़ देंगे तो क्या बच्चा सीख जाएगा त्रुटि करना, मतलब जो त्रुटि है उसको नहीं करेगा क्या पाठ के समय, तो ये भी कोई सॉल्यूशन नहीं, ये भी इनकरेक्ट है इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन की बैठने की व्यवस्था, कार्य और समय सारणी में क्या करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, बैठने की व्यवस्था आता है सबसे पहले कि छात्र को कक्षा में अलग अलग जगह पर बैठाना चाहिए। बैठने की व्यवस्था किस तरीके से करेंगे कि बच्चे को क्या, जो भी बच्चा है जो त्रुटि कर रहा है उसको क्या है, अलग अलग जगह पर बैठने के लिए कहें। ठीक है, ताकि क्या है, उससे क्या होगा कि वे एक दूसरे से क्या है सीख सकते हैं या फिर शिक्षक को बेहतर ढंग से भी देख सकते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं, आपने देखा होगा कुछ बच्चे हाइट में छोटे होते हैं और वो पीछे बैठ जाते हैं और
आगे टीचर जो है सिर्फ उसकी वॉइस सुनते हैं, कभी नहीं भी सुनते या ध्यान नहीं देते, टीचर का ध्यान नहीं जाता। तो हमेशा बैठने की व्यवस्था इस तरीके से करनी चाहिए कि वो शिक्षक को बेहतर ढंग से देख सके। और जगह चेंज करने से आपका क्या होता है कि अगर जगह चेंज करते हो तो वो एक दूसरे से क्या हैं, सीख भी सकते हैं। शायद उसके पास कोई ऐसा बच्चा बैठा हो जिससे वो ना सीख पा रहा हो या उससे ना उसकी बन रही हो, तो उसकी बैठने की व्यवस्था चेंज कर दो तो उस चीज़ से भी फ़र्क पड़ सकता है उसके त्रुटि के सुधार में। ठीक है। उसके बाद आता है कार्य समय सारणी, आपका परिवर्तन, कार्य में और समय सारणी में परिवर्तन। तो यदि आवश्यक हो तो कठिन विषय के लिए क्या है, अधिक समय दें। ठीक है। और छोटे ब्रेक भी उसके अंदर शामिल करें। समय सारणी और जो कार्य है इस तरीके का करें बच्चों के सामने कि बच्चा जो कठिन विषय होता है, जो किसी बच्चे को हार्ड सब्जेक्ट लगता है, उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा समय दे दें और छोटे छोटे उसमें ब्रेक भी शामिल करें। ये नहीं कि सब्जेक्ट बहुत टफ है, उसके अंदर टॉपिक भी टफ है, लंबा तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी ना कंटिन्यू पढ़ाते रहो। पता लगा स्टार्टिंग का बच्चे को समझ में आया और बाद का समझ ही नहीं आया, ऊपर से निकल के जा रहा है सब कुछ। टीचर सोच रहा है कि मैं भाई टाइम ज़्यादा दूंगा, लेकिन टाइम ज़्यादा देने के बावजूद भी उसको नहीं आ रहा समझ। तो थोड़ा थोड़ा बीच में क्या है, ब्रेक भी ले। तो समय सारणी, बैठने की व्यवस्था, कार्य इस तरीके से चेंज करें कि बालक को पाठ के समय त्रुटि ना हो। ओके, क्लियर हुआ ये। नाउ थर्ड क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका आता है प्रतिभाशाली, कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होता है, ठीक है, कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी होता है। फर्स्ट ऑप्शन आता है बहुत आसान काम करते हैं, कि जो प्रतिभाशाली बालक होता है। सेकंड ऑप्शन आता है विचारशील विचारक होते हैं, या सी ऑप्शन आता है बहिमुखी होते हैं, या आपका डी ऑप्शन आता है कि एकाग्र विचारक होते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक, इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा इसका, करेक्ट आंसर इज क्या होगा इसका, गैस करो कि इसका आंसर क्या होगा। प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज इसका होगा कि बहिमुखी। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका इसमें कि बहुत आसान काम, प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं बहुत आसान काम, ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। विचारशील विचारक ये भी नहीं होते, एकाग्र विचारक ये भी नहीं होते। ठीक है, ये क्या होते हैं, बहिमुखी होते हैं। तो सबसे पहले तो जो प्रतिभाशाली बालक हैं वो कैसे होते हैं, बहिमुखी होते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में पढ़ो कि कोई भी बालक, ठीक है, XYZ कोई भी बालक है, यदि मतलब कोई भी बच्चा है जो स्वाभाविक रूप से क्या होता है, उच्च स्तर की सामान्य मानसिक क्षमता या फिर किसी भी गतिविधि या ज्ञान के क्षेत्र में असाधारण क्षमता से संपन्न होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रतिभाशाली बालक। कहने का मतलब ये है कि एक या फिर एक से अधिक, ठीक है, एक या एक से अधिक बौद्धिक, ठीक है, क्या चीज़, बौद्धिक क्षमता में सफलता पाने की क्या है, प्रबल क्या होती है, संभावना होती है। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी या बालक या फिर वो व्यक्ति होते हैं या उन बच्चों को माना जाता है जो एक या एक से अधिक बौद्धिक क्षमता में क्या है, सफलता पाने की प्रबल उनमें क्या होती है, संभावना होती है। प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं अपने साथी की तुलना में, जो भी उनके साथी होते हैं, मित्र होते हैं, उनकी तुलना में क्या होते हैं, ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। क्या होते हैं ये बालक, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं आपके, ये क्या होते हैं आपके, ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं अपने दोस्तों या अपने साथियों के मुकाबले। ठीक है। और अक्सर ज़्यादातर या ज़्यादा क्या होते हैं, रचनात्मक भी होते हैं। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, रचनात्मक। ठीक है, कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी या बालक जो हैं रचनात्मक भी होते हैं। क्लियर हो गया। बहिमुखी का मतलब भी यहाँ पे यही है कि ये बालक ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ में
बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ये क्या है, इनमें जैसे कला भी मान लो, कला के अंदर भी, संगीत के अंदर भी, खेल के अंदर भी आपका, ठीक है, खेल के अंदर भी और या फिर अन्य क्षेत्र में भी क्या है, रुचि रखते हैं और प्रतिभा इनकी हो सकती है। तो बहुमुखी का मतलब यहाँ ये है। क्लियर हुआ आपको बहुमुखी का मतलब? ठीक है, यहाँ ये सेकंड ऑप्शन है, इसमें थोड़ा करेक्ट कर लेना। सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे आएगा कि विचारशील विचारक नहीं होते, ठीक है। जबकि क्या है, ये ऑप्शन है आपका और इसका करेक्ट आंसर आपका यही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो विचारशील विचारक जो हैं ये होते हैं। ऑप्शन में क्या है आपका, ऑप्शन आता है कि नहीं होते, जबकि क्या होता है, ये होते हैं। क्योंकि इनमें उच्च बौद्धिक क्षमता और अमूर्त सोच और जटिल समस्या को हल करने की क्षमता भी होती है और अक्सर अपने साथी से आगे होते हैं और अवधारणा को अधिक तेज़ी से और गहराई से समझते हैं। इसलिए ये क्या है, विचारशील विचारक होते हैं। जबकि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि नहीं होते हैं। तो इस चीज़ के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। ओके, 4 ऑप्शन को भी एक बार समझ लो आप कि जो प्रतिभाशाली बालक हैं वो एकाग्र विचारक, जो एकाग्र विचारक है वो नहीं होते। क्यों? क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चे जो हैं वो तो कई अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनकी सोच की शैली अलग अलग होती है, ठीक है। और कुछ प्रतिभाशाली बच्चे एकाग्र होकर किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करते हैं, जबकि कुछ बच्चे एक ही समय में कई अलग अलग विचारक या गतिविधि में लगे रहना पसंद करते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रतिभाशाली बच्चे एकाग्र विचारक हो, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जैविक बंदोबस्ती के कारण सौंपी गई विशेषता को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आता है लिंग रूढ़िबद्धता, सेकंड ऑप्शन आता है लिंग भूमि का तनाव, थर्ड ऑप्शन आता है लिंग भूमि का दृष्टिकोण और फोर्थ ऑप्शन आता है इसका लिंग भूमि का निदान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जैविक बंदोबस्ती के कारण सौंपी गई विशेषता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। क्या रहेगा? ए ऑप्शन रहेगा लिंग रूढ़िबद्धता। यहाँ क्वेश्चन में यहाँ जैविक नहीं है, इसको करेक्ट कर लेना, थोड़ा ही मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पे आएगा आपका सामाजिक। क्या आएगा आपका यहाँ पे? सामाजिक, ठीक है। कि सामाजिक बंदोबस्ती के कारण सौंपी गई विशेषता को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? लिंग रूढ़िबद्धता, जिसको हम बोलते हैं जेंडर, जिसको हम बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? जेंडर स्टीरियोटाइप बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये एक सामाजिक, ये एक क्या है, सामान्यकरण विचार है। क्या है ये? एक सामान्यकृत क्या है, विचार है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी भी विशेष लिंग के लोगों को कैसे व्यवहार करना है, कैसे सोचना चाहिए और महसूस करना चाहिए, ये आता है आपका लिंग रूढ़िबद्धता के अंदर। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल है, इसका एक एग्ज़ाम्पल से क्लियर हो जाएगा। इसका एक एग्ज़ाम्पल है कि पुरुष को अधिक मुखर होना चाहिए और महिला को अधिक विनम्र होना या माना जा सकता है। ये लिंग भूमिका या फिर लिंग रूढ़िबद्धता का एक उदाहरण है। लाइक ये जैसे आपने सुना होगा, कहते हैं कि जो बॉय होते हैं वो क्या है, बाहर का काम करेंगे, ठीक है, और जो गर्ल होती है वो घर का काम करेगी। तो ये आता है आपका लिंग रूढ़िबद्धता के अंदर कि किसी विशेष लिंग को या लोगों को कैसे व्यवहार करना है, कैसे सोचना है या फिर कैसे महसूस करना है, ये सब आता है इसके अंतर्गत आपका,
ठीक है, कि इसमें जो पुरुष होते हैं, जो बॉय होते हैं, उनको क्या है, उनको बहुत ज़्यादा प्रभावी माना जाता है, और इसके अकॉर्डिंग जो गर्ल होती हैं उनको बहुत ज़्यादा क्या माना जाता है, विनम्र माना जाता है। तो ये आता है रूढ़िबद्धता के अंतर्गत। ठीक है, और यहीं अगर बात करते हैं भूमिका, लिंग भूमिका तनाव आपका। ठीक है, किसकी बात करते हैं, लिंग भूमिका तनाव, मतलब कि जो लिंग भूमिका तनाव है ये क्या है आपका, पुरुष। इसमें क्या होता है, जो पुरुष और जो महिलाएं होती हैं, जो महिला होती है के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। पुरुष लिंग जो है भूमिका तनाव का जो मतलब होता है वो ये होता है कि पुरुष द्वारा महिला के खिलाफ हिंसा की स्वीकृति करता है इसमें, और महिला की स्थिति में क्या होता है, इसका मतलब प्रतिबंधनात्मक तरीके से सोचना या फिर महसूस करना या फिर व्यवहार करना, जिससे सामाजिक रूप से बलवान माना जा सकता है आपका। ओके, और यहीं अगर बात करें हम लिंग भूमिका दृष्टिकोण, तो इससे मतलब है कि ये एक क्या है, पारंपरिक से समतावादी तक की सीमा होती है। कहने का मतलब है कि ये एक क्या होती है, गैर पारंपरिक होती है। ठीक है, ये किसकी सीमा होती है, ये आपकी पारंपरिक से समतावादी, समता जो वादी होते हैं यहाँ तक की सीमा होती है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाओ इसमें, जो इसमें मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो इससे ही क्वेश्चन आते हैं आपके निकल के। और एक ऑप्शन और बचता है लिंग भूमि निदान, मतलब कि ये संभावना है कि कोई व्यक्ति लिंग संबंधी पहचान विशेषता के आधार पर पुरुष या महिला हो सकता है आपका। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका यही रहेगा, फर्स्ट वाला। और मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके क्वेश्चन जो हैं इसी में से आते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन इज आता है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ओके, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसमें से उपयुक्त कथन कौन सा रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन आता है आपका, फर्स्ट ऑप्शन आता है मौखिक शिक्षण की ज़रूरतें हैं। सेकंड ऑप्शन आता है खोज करके सीखना। सी ऑप्शन आता है बच्चे के सीखने की तत्परता के प्रति संवेदनशील होना। डी ऑप्शन आता है व्यक्तिगत विभिन्नता की अस्वीकृति। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका मौखिक शिक्षण की ज़रूरतें हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है इस पे ध्यान रखना है, अपने नहीं की बात आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर होगा मौखिक शिक्षण की ज़रूरतें। ठीक है, अगर यहाँ बात करते हैं हम सेकंड ऑप्शन की, तो खोज करके सीखना ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, तो इनका मानना है, पियाजे का मानना है कि बच्चे जो होते हैं, जो बालक होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो सक्रिय, क्या होते हैं, वो सक्रिय शिक्षार्थी होते हैं। कैसे होते हैं, सक्रिय शिक्षार्थी होते हैं, जो क्या करते हैं, अपने पर्यावरण, जो इनका पर्यावरण होता है, ये जो बालक है वो क्या करेगा, अपने पर्यावरण के साथ क्या है, अंतःक्रिया करके और प्रयोग करके क्या करता है, सीखता है। पर्यावरण में क्या करता है, अंतः क्रियाएँ करता है, अंतःक्रिया करता है। ठीक है, और आपका प्रयोग करता है और उससे क्या है, सीखता है। इस प्रक्रिया में वे अपने मौजूद ज्ञान को क्या करते हैं, नए अनुभव के साथ क्या करते हैं, समायोजित करते हैं, और अपने संज्ञानात्मक ढांचे को भी क्या करते हैं, विकसित करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका, तो नेक्स्ट इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपका, कि जो बच्चे होते हैं, पियाजे के अनुसार बच्चे जो होते हैं कि वो दुनिया को समझने के लिए 4 चरण, उनके 4 चरण होते हैं, उन 4 चरण से होकर क्या हैं, गुजरते हैं वो। ठीक है, कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, जिसमें अगर हम फर्स्ट चरण की बात करते हैं तो वो होता है इनका संवेदी चालक चरण। ठीक है,
इसमें बालक की एज होती है 0 से 2 वर्ष तक की इसमें एज उनकी होती है। ओके, और इस चरण में क्या होता है कि इस चरण में जो बच्चे हैं अपनी इंद्रियां, इनकी जो इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों और गतिविधि के माध्यम से सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आ सकता है आपका कि बच्चे क्या है, चूज़ कर, कोई भी चीज़ चूज़ कर, ठीक है, या फिर वस्तु को छू कर, या फिर देख कर या फिर सुनकर, इन सभी चीज़ों से क्या है, सीखता है। यही इसका सेकंड पॉइंट आता है, जो सेकंड चरण आता है वो होता है पूर्व संक्रियात्मक चरण, जो होता है आपका 2 से 7 वर्ष की इसमें आयु होती है बालक की या बच्चे की, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इस चरण में जो बच्चे होते हैं वो प्रतीकों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं और उनसे सीखते हैं, या फिर कल्पनाशील जो खेल होते हैं उनमें भी संलग्न होते हैं ये बच्चे, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट आता है इनका, तीसरा चरण आता है जिसको हम बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक चरण, ठीक है। इसमें जो बालक होता है वो 7 से 11 वर्ष का होता है आपका, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, क्लियर। और इसमें क्या होता है, इसमें जो बालक होता है आपका, इसमें जो बालक होता है वो अमूर्त, क्या है आपका, इसमें जो बालक होता है वो अमूर्त रूप से क्या होते हैं, सोचने और परिकल्पना या फिर आधारित तर्क का उपयोग करने में सक्षम हो जाते हैं। पर अमूर्त रूप से सोचने या परिकल्पना का उपयोग करने में क्या हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं आपके, ठीक है। नहीं, इसमें बच्चे क्या होते हैं, सॉरी ये गलत हो गया, थर्ड चरण है, सॉरी मूर्त संक्रियात्मक में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो ठोस के बारे में, ठोस जो वस्तुएं होती हैं, ठोस वस्तु जो होती हैं उनके बारे में क्या है, तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देते हैं, तार्किक रूप से क्या करते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं। और लास्ट जो आता है आपका फोर्थ चरण जो आता है, लास्ट आपका आता है फोर्थ चरण जो होता है, जिसको हम बोलते हैं औपचारिक चरण, ठीक है। इसमें 12 से ज़्यादा वर्ष का जो बालक होता है, इसमें आता है आपका, इसमें आता है कि बच्चे क्या हैं, बच्चे आपके क्या हैं, अमूर्त रूप से सोचते हैं और तर्क करने लग जाते हैं, ठीक है। मूर्त वाले में क्या होता है, ठोस वस्तु के बारे में तार्किक रूप से सोचते हैं, लेकिन औपचारिक जो चरण होता है आपका, कौन सा चरण होता है, औपचारिक जो चरण होता है, जिसको हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। इंग्लिश में नाम याद कर लेना, हिंदी में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इंग्लिश में आपको नाम याद रहेंगे तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो इसमें बच्चे का अमूर्त रूप से सोचने का जो है क्षमता उत्पन्न हो जाती है या सक्षम हो जाते हैं। इसका थर्ड ऑप्शन आता है कि बच्चे की सीखने की तत्परता के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार। और यहाँ बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता की अस्वीकृति, कि पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में क्या होता है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता को अस्वीकृत नहीं किया गया है, ठीक है, बल्कि क्या किया गया है, उन्हें एक निश्चित सीमा तक ही माना गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आता है,
7 नंबर का क्वेश्चन इज निम्न में सामाजिक निष्क्रिय एजेंसी है आपकी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज सार्वजनिक पुस्तकालय, सेकंड ऑप्शन इको क्लब, आपका सी ऑप्शन परिवार, और आपका यहाँ डी ऑप्शन और लगा लो हेल्थ क्लब। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा कि निम्न में से सामाजिक या सामाजिक की निष्क्रिय एजेंसी कौन सी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका ए ऑप्शन, कि जो सार्वजनिक पुस्तकालय जो है ये समाज की क्या है, एक निष्क्रिय एजेंसी है। तो निष्क्रिय एजेंसी जो होती हैं समाज की या सामाजिक की, वो होती कौन सी हैं? तो जो अप्रत्यक्ष रूप से समाजीकरण में योगदान करती हैं, ठीक है, वे एजेंसियां जो अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती हैं, समाजीकरण में क्या करती हैं, योगदान करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, निष्क्रिय एजेंसी बोलते हैं। ये एजेंसी क्या करती हैं, सीधी तौर पर बातचीत या सक्रिय भागीदारी के माध्यम से समाजीकरण नहीं करती हैं ये, बल्कि क्या करती हैं ये, जानकारी, अनुभव, दृष्टिकोण प्रदान करके व्यक्ति के सामाजिक विकास को क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं आपकी। ठीक है, पुस्तकालय जो होता है आपका, ये जानकारी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होता है और बहुत सारे जो विषय होते हैं उन पर ज्ञान और दृष्टिकोण भी ये प्रदान करता है आपका। ओके, तो अगर आता है निष्क्रिय एजेंसी के बारे में तो करेक्ट आंसर इसका होगा पुस्तकालय। यहीं अगर हम बात करें इको क्लब के बारे में, तो जो इको क्लब होता है ये आपकी निष्क्रिय एजेंसी नहीं होती है। क्यों नहीं होती? ये एक सक्रिय समूह होता है। क्या होता है ये आपका? क्या है ये आपका? एक सक्रिय समूह है। ठीक है, क्या होता है? सक्रिय समूह होता है, जिसमें क्या होता है, छात्र को इन्वायरमेंट जो होता है, पर्यावरण जो होता है, उसमें संरक्षण या फिर सतत विकास के बारे में शिक्षित करने और जागरूकता जो होती है उसको बढ़ाने के लिए काम करता है, जो इको क्लब होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इको क्लब में क्या होता है, छात्र को पर्यावरण, जो पर्यावरण है आपका, पर्यावरण संरक्षण, इको क्लब में क्या होता है कि पर्यावरण संरक्षण जैसी गतिविधियां इसमें शामिल होती हैं। लाइक जैसे आपका हो गया वृक्षारोपण, जैसे हो गया वृक्षारोपण हो गया आपका सफाई हो गया, सफाई अभियान हो गया, या फिर जागरूकता कार्यक्रम हो गया। तो ये आता है सब इको क्लब के अंदर, ये एक आपका सक्रिय समूह है। ओके, उसके बाद आपका आता है इसमें, तो आपका आता है परिवार। जो परिवार होता है वो आपका निष्क्रिय एजेंसी नहीं होती ये, जबकि क्या है आपका, ये आपका प्राथमिक समाजीकरण है। क्या है आपका? ये प्राथमिक समाजीकरण होता है ये। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी सक्रिय एजेंसी होती है, ये निष्क्रिय एजेंसी नहीं होती है, जो सीधे तौर पर समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या होती है, शामिल होती है। ओके, और इसमें क्या होता है, परिवार बच्चों को सामाजिक, जैसे कि मानदंड होते हैं, मूल्य होते हैं, या फिर हमारे व्यवहार होते हैं, ठीक है, उसको सिखाता है और समाज का सदस्य बनने में भी क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। ये एक कैसी एजेंसी है? परिवार एक सक्रिय एजेंसी है। कैसी है? सक्रिय एजेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मानव विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मानव विकास है, जिसका फर्स्ट ऑप्शन आता है मात्रात्मक और गुणात्मक, सेकंड आता है परिणात्मक, थर्ड आता है मात्रात्मक, और फोर्थ आता है इसका ऑप्शन कोई नहीं। सारे जो क्वेश्चन हैं ये इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। और जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था सामाजिक एजेंसी वाला, इसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही है, या तो निष्क्रिय एजेंसी के बारे में आ जाता है या सक्रिय के बारे में आ जाता है, मीन्स प्राइमरी के बारे में आ जाता है या सेकेंडरी के बारे में आ जाता है। नाउ इस क्वेश्चन को करते हैं हम, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका?
इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका ए ऑप्शन, कि जो मानव विकास है वो क्या होता है, वो आपका मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम मात्रात्मक की, कि मात्रात्मक किस तरीके से होता है। मात्रात्मक किस तरीके से होता है? मात्रात्मक का मतलब होता है क्वांटिटेटिव। क्या होता है? क्वांटिटेटिव। ठीक है, मात्रात्मक का मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव होता है, जिसका मतलब होता है शारीरिक वृद्धि से होता है। इसका मतलब किस चीज़ से होता है आपका? शारीरिक वृद्धि। ओके, किससे होता है? शारीरिक वृद्धि से इसका मतलब होता है शारीरिक वृद्धि। इसमें फॉर एग्जाम्पल आपका आ सकता है कि जैसे हमारी ऊंचाई होती है, ठीक है, वज़न, या फिर हमारा वेट होता है, या फिर अंगों का आकार। क्या होता है? अंगों का आकार। क्लियर हुआ आपको ये, कि मात्रात्मक किस तरीके से होता है मानव का विकास? इसी तरीके से होता है हमारा गुणात्मक। अगर हम गुणात्मक के बारे में बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव बोलते हैं हम इसको। इसमें होता है गुणात्मक विकास का जो मतलब होता है, ये होता है आपका कि व्यक्तित्व में परिवर्तन। किस चीज़ में परिवर्तन? आपका व्यक्तित्व। जो व्यक्तित्व में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया आपका कि सीखने की क्षमता। क्या होती है हमारी? सीखने की क्षमता। ठीक है, या फिर भावात्मक समझ। क्या होती है? भावनात्मक क्या होती है? समझ होती है आपकी। ओके, तो ये होता है मानव के विकास का गुणात्मक विकास। क्लियर हुआ? एक इसका एग्जाम्पल एक और है। इन दोनों का अगर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, इन दोनों के एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं कि मात्रात्मक जो विकास है इसमें क्या होता है? जब कोई बच्चा चलना सीख जाता है, ठीक है, जब कोई बच्चा क्या है? चलना सीख रहा है, चलना सीखता है। ओके, तो वो क्या हो गया? मात्रात्मक विकास हो गया, क्योंकि वो एक नया कौशल सीख रहा है। ठीक है, और तब अगर हम गुणात्मक की बात करते हैं तो गुणात्मक विकास में क्या होता है कि अपने शरीर पर बेहतर नियंत्रण पा रहा है। तो क्या आएगा यहाँ पे? शरीर पर नियंत्रण। शरीर पर क्या कर रहा है? नियंत्रण। बेहतर नियंत्रण पा रहा है तो वो गुणात्मक हो गया आपका। और अगर चलना सीख रहा है, नया कौशल सीख रहा है, तो ये आ गया आपका मात्रात्मक के अंतर्गत। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मानव विकास है वो एक कैसी प्रक्रिया होती है? जो मानव विकास होता है ये हमारी एक जटिल, कैसी होती है? एक जटिल प्रोसेस है, जटिल प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है? जिसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही परिवर्तन या दोनों ही विकास क्या है? शामिल होते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किस कारक पर है? फर्स्ट ऑप्शन पोषण, सेकेंड ऑप्शन विद्यालय, थर्ड ऑप्शन उत्सर्जन, और नेक्स्ट ऑप्शन डी ऑप्शन आता है इसका। डी ऑप्शन इज प्रकृति। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर बताओ कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किस कारक पर है आपका? प्रकृति, पोषण, विद्यालय या फिर उत्सर्जन आपका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर इसका होगा आपका सी ऑप्शन उत्सर्जन। कि सामाजिक अधिगम के सिद्धांत जो होता है इसके अनुसार जो उत्सर्जन कारक होता है, कि आपका जो उत्सर्जन कारक होता है उसका मतलब होता है कि लोगों या लोग जो होते हैं वो दूसरे के व्यवहार को देखकर या फिर उनकी नकल करके उनसे सीखकर अपने व्यवहार को किस तरीके से बदलते हैं। ठीक है, ये सिद्धांत ये बताता है कि सीखना सिर्फ प्रत्यक्ष अनुभव से ही नहीं होता, बल्कि दूसरों को क्या है देखकर, सुनकर और पढ़कर भी होता है आपका।
फॉर एग्ज़ाम्पल इसका एक आता है कि यदि कोई बच्चा है, ठीक है, XYZ कोई भी अगर बालक होता है, कोई भी बच्चा होता है, वो अपने माता पिता, ठीक है, अपने माता पिता को क्या है, सड़क पार करते हुए समय सावधानी बरतते हुए देखता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो सड़क को पार करते समय सावधानी बरतना सीख सकता है, ठीक है, कि अपने पेरेंट्स को क्या है, कोई भी सड़क है और उसके पेरेंट्स सड़क को पार करने के लिए क्या है, सावधानी बरत रहे हैं, तो बच्चा उनको देख के वो चीज़ सीखता है। इसी तरीके से क्या है, बच्चा अगर अपने दोस्त को ये देखता है करते हुए कि उसका दोस्त कठिन सवाल को करने के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, तो वो भी संघर्ष करना सीख जाता है, ठीक है। तो इसके ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका सी ऑप्शन, उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका आता है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि अधिगम में उन्नति और अवनति के साथ कभी अधिगम पूर्णतः रुक जाता है, इसको क्या कहते हैं? अधिगम प्रयास, अधिगम पठार, अधिगम वक या फिर अधिगम बाधा, क्या कहते हैं इसको? इसका करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका अधिगम, अधिगम का पठार, ठीक है, कि अधिगम में उन्नति के साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि हमारी पूर्णतः जो अधिगम होता है वो क्या है, रुक जाता है, पूरी तरीके से क्या है, रुक जाता है, जिसको हम कहते हैं सीखने का पठार, जिसको हम क्या कहते हैं, लर्निंग, जिसको हम कहते हैं लर्निंग प्लेट्यू, ठीक है। तो ये एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ सीखने की गति क्या है, धीमी हो जाती है और पूरी तरह से क्या है, रुक जाती है, भले ही सीखने वाला प्रयास कर रहा है। मीन्स इसमें अगर कोई भी प्रयास करता रहेगा, लेकिन क्या होता है, इसमें सीखने की गति धीरे धीरे कम होती जाती है या फिर पूरी तरह से क्या है, रुक जाती है। इसको हम कहते हैं सीखने का पठार। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन जो है आपका यूपी टेट में भी आया हुआ है और सी टेट में भी आया हुआ है, दोबारा आने के भी चांसेस इसके हैं बहुत ज़्यादा। अब जो आपका सीखने में पठार है वो किस कारण के वजह से आता है, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि इसमें क्या है, सीखने की प्रेरणा में कमी, क्या चीज़, प्रेरणा में कमी, प्रेरणा में कमी होती है तब भी पठार में कमी आ जाती है, या फिर आपकी मानसिक या कह सकते हैं शारीरिक थकान, जो थकान होती है इसके वजह से भी क्या है, अधिगम पठार आ जाता है, या फिर आपकी जो भी सीखने की प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है उसमें एक रास्ता आ जाती है या फिर तरीके के बदलाव की आवश्यकता आपको होती है, ठीक है। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर इसका क्या हुआ आपका, बी ऑप्शन। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ आपकी क्लास ओवर होती है। नाउ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी वही होगी 17 डेट को, वही सुबह आपकी रहेगी। आपकी क्लास जो रहेगी 7 AM रहेगी, मॉर्निंग में रहेगी आपकी, जिसमें प्रैक्टिस सेट जो है आपको 3 कराया जाएगा। तो आपका 1 और 2 प्रैक्टिस सेट हो गया है। जिस बच्चे ने भी अपना जो प्रैक्टिस सेट 1 है उसको अटेंड नहीं किया है, नहीं देखा है, तो उसको देखें, आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो तैयारी है वो कितनी है, आपको कितना आता है। अगर आपको लगता है कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको पढ़ने की और ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है। तो आप क्या है, थ्योरी क्लासेस भी ले सकते हैं हमारे चैनल पर ही। थ्योरी क्लासेस की जो है प्लेलिस्ट भी है इसके अंदर, उससे थ्योरी क्लासेस पढ़ें, देन उसके बाद प्रैक्टिस जो सेट हैं उसको कंटिन्यू करते रहें। तो इस तरीके से आपका एग्ज़ाम क्लियर होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा सीटेट का। थैंक यू। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्यों?